सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम जियोमोर्फोलॉजी के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये लेक्चर किस तरह से आगे बढ़ेगा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित वार्ता को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग कई प्रकार के जो तथ्य हैं उनको संज्ञान में लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की। हम इनको दो कैटेगरीज में बांट के देखेंगे। पहली जो कैटेगरी है उसमें हम संकुचन सिद्धांतों की बात करेंगे और दूसरी कैटेगरी में हम प्रवाह सिद्धांतों की बात करेंगे। जब हम संकुचन सिद्धांतों की बात करेंगे तो हमारा जो फोकस रहेगा वो लोथियन ग्रीन की जो परिकल्पना है उस पर रहेगा। हम उसको काफ़ी डिटेल में करेंगे और उसके बाद हम जब प्रवाह सिद्धांतों की बात करेंगे तो हम टेलर से शुरुआत करेंगे। हम टेलर के काम को डिटेल में देखेंगे, फिर हम वैगनर के काम को डिटेल में देखेंगे, फिर हम हैरी हैस के काम को डिटेल में देखेंगे, फिर हम एक और विद्वान के काम को देखेंगे जो शुरुआत में संकुचन का समर्थन करता था लेकिन बाद में उसने प्रवाह की संकल्पना का समर्थन किया और वो है मॉरिस ईविंग, है ना। उसकी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को डिटेल में करेंगे और हम उसके एक एक करके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं जब हम लोथियन ग्रीन को पढ़ेंगे तो समस्थिति की बात आएगी तो बहुत संक्षेप में हम समस्थिति के सिद्धांतों की भी बात करेंगे अंत में। और उस समय हम केवल और केवल बहुत संक्षेप में प्राट और एरी की संकल्पनाओं की बात करेंगे। डिटेल में हम उनको समस्थिति के चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर आगे बढ़ेगा। पूरा लेक्चर जो है इसमें हम 6 सिद्धांतों को करने वाले हैं तो काफ़ी लेंदी है, इसे एक ही वीडियो में समेटना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके देखेंगे। देखते हैं हम कहाँ तक चलते हैं। 1.5 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग को हम पार्ट 1 में इंक्लूड करेंगे और शेष जो बचा हुआ भाग है उसको हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी और उसके ऊपर महाद्वीपों और महासागरों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कैसे हुआ है। तो जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हम एक बात को मानते हैं या इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.54 या यूं कहें कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, इस तथ्य को हम लोग वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व धूल और गैस के एक विशाल घूमते हुए बादल से हुआ। ठीक है ना। तो अब ये अलग बात है, जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित चैप्टर पढ़ते हैं तब हम काफी डिटेल में चर्चा करते हैं इन सब बातों की। फिर अंतरिक्ष जो है उसमें जो मलबा है, ठीक है, उस अंतरिक्ष मलबे के लगातार टकराने और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को गर्म कर दिया। आप जब चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो काफी हद तक आपको जो इस तरह से मिलती जुलती चीजें वहां देखने को मिलेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी पृथ्वी की कुछ चट्टानी पदार्थ पिघल गए, स्वाभाविक था पिघलना, ठीक है, और सतह पर आ गए जहां वे ठंडे होकर क्रस्ट को बनाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो क्रस्ट है, ठीक है, ये पृथ्वी का जो ऊपरी पर्पटी है उसका निर्माण हो रहा है यहां पे। और इसी क्रस्ट पर जो डिप्रेशंस बनते हैं, ठीक है, उनमें पानी भर जाने से सागरीय भाग जो है उनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है, उनका निर्माण हमें देखने को मिलता है। और जो भाग ऊंचे रह जाते हैं वो महाद्वीपीय भागों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय बल सर्वाधिक है।
इसीलिए, और हम जानते हैं निकल और फेरस जैसे जो भारी तत्व है उनका संकेंद्रण पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ देखने को मिलता है, जिससे पृथ्वी 3 मुख्य परतों में विभाजित हो गई, है ना। इसको हमने खूब डिटेल में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो हमारा लेक्चर है उसमें। और ये जो 3 परतें हैं, इसमें जो सबसे ऊपरी परत है वो है भूपर्पटी या क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, और उसके बाद भूकेंद्र के चारों ओर कोर। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा महासागरों के निर्माण की, है ना। महासागरों का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, तो महासागरों का जल नवगठित पृथ्वी के अंदर की चट्टानों से आया। ठीक है, जब ये चट्टानें ठंडी होने लगी, है ना, तो इनसे जलवाष्प रिलीज हुई ऐसा माना गया। बाद में वो संघनित हुई, संघनित होकर जब प्रेसिपिटेशन हुआ तो वो जो पानी है वो निचले भागों के अंदर एकत्रित होता गया, होता गया, होता गया, और महासागरों का निर्माण हमें देखने को मिला। ठीक है, तो जैसे ही पिघली हुई चट्टानें ठंडी हुई, उन्होंने जलवाष्प और अन्य गैसें छोड़ी, है ना। और ये जो जलवाष्प है ये अंततः क्या हुई? ठंडी होकर संघनित हुई, वर्षण हुआ। ठीक है, और एक आदिम महासागरों के रूप में उन्होंने क्रस्ट को ढक लिया। क्रस्ट का वो भाग ढका जो निचला भाग था, ठीक है, जो द्रोणियां बनी। ठीक है, आज भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म गैसें समुद्र की तलहटी में नया पानी पैदा कर रही है। ये इस हाइपोथेसिस को बल देता है ना। आज भी हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के शीतलन के कारण क्या हो रहा है? समुद्र की जो तलहटी है उसमें नए पानी का एडिशन हो रहा है ना। और ये जो तथ्य है ये इस बात को समर्थन देता है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो कई प्रकार की गैसें उससे रिलीज हुई, उसमें जलवाष्प भी थी। उसके संघनित होने और उसके वर्षण के कारण वो जो जल था वो एकत्र हो गया निचले भागों में, जिनको हम द्रोणियां कहते हैं, और वो महासागरों के रूप में हमें पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर लगभग 71% भाग पर महासागरीय क्षेत्र देखने को मिलता है, और लगभग 29% अर्थात 29% के आसपास जो भाग है वो महाद्वीपीय भाग है। ठीक है, और पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसका 97% जो है वो इन्हीं महासागरीय भागों में कैद है। ठीक है, हालांकि वो साइक्लिक ऑर्डर में जब आप जल चक्र पढ़ते हो तो आप इस बात को पढ़ते हो कि यही जल जो है, ठीक है, वो बहुतायत में वाष्पीकरण के समय ह्यूमिडिटी प्रदान करता है, आर्द्रता प्रदान करता है। ठीक है, फिर वो उससे संघनन से बादल बनते हैं और फिर वर्षण होता है। वर्षण का कुछ भाग महासागरीय भागों के ऊपर ही हो जाता है, कुछ भाग महाद्वीपीय भागों के ऊपर होता है, फिर वो सरफेस फ्लो और सब सरफेस फ्लो से वापस सागरीय भागों की ओर आता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि हम आकार के हिसाब से देखें तो 5 महासागर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी किताबों में आप 4 महासागर भी देखोगे, है ना। आकार की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्र 165 से 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर उससे छोटा जो है वो अंध महासागर है, फिर उससे छोटा हिंद महासागर है। चौथे नंबर पे हम एक सागर पढ़ते हैं, दक्षिणी सागर। ठीक है, क्योंकि विद्वान अब इसको एक महासागर के रूप में कंसीडर करते हैं। ये कौन सा भाग है? ये अंटार्कटिका के चारों ओर का भाग है। अंटार्कटिका के चारों ओर जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिका की तरफ वाला जो जलीय भाग है उसे हम दक्षिणी सागर के रूप में देखते हैं। और फिर बाद में 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 5 महासागर जो है पृथ्वी की सतह पर देखते हैं। महाद्वीपों और महासागरों का जब हम वितरण पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर तथ्यों के रूप में देखने को मिलती है, और जब हम सिद्धांतों का मूल्यांकन करते हैं तो ये तथ्य हमारी बहुत मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार का है और कौन कौन सी खास बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए, सैलिसबरी नाम के एक विद्वान हुए थे। उन्होंने 1919 में महाद्वीपों और समुद्री घाटियों को प्रथम क्रम अर्थात फर्स्ट ऑर्डर, है ना,
फर्स्ट ऑर्डर के उच्चावचीय विशेषताओं के रूप में वर्णित किया। ठीक है, ठीक है। अब इसके जो भाग होते हैं वो सेकंड ऑर्डर होते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर को जब हम और सब डिवाइड करते हैं तब थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स की यदि बात करो आप पृथ्वी के ऊपर, तो वो है महासागर और महाद्वीप। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर जो रिलीफ फीचर्स हैं, इन्हें हम मौलिक उच्चावचीय विशेषताओं के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम फंडामेंटल रिलीफ फीचर्स के रूप में भी जानते हैं। अब महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, उस पर हम एक एक करके विचार करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसे हम स्थल गोलार्ध के रूप में देखते हैं, है ना, लैंड हेमिस्फीयर के रूप में देखते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसे हम वाटर हेमिस्फीयर या जल गोलार्ध के रूप में देखते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर जो कुल भूमि क्षेत्र है, हम केवल महाद्वीपीय भाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुल भूमि क्षेत्र है उसका 75%, 75%, 3/4 भाग जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? 75% भाग हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में, और यही कारण है कि हम उत्तरी गोलार्ध को भूमि गोलार्ध के रूप में देखते हैं। ठीक है, और 25% भूमि क्षेत्र का भाग हमें दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इससे साफ पता लगता है कि ज्यादातर भाग समुद्र के द्वारा आच्छादित है, इसीलिए हम उसको जल गोलार्ध के रूप में जानते हैं। भूमि गोलार्ध का ध्रुव जो है वो ब्रिटेनी में है। ठीक है, और जो जल गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसका ध्रुव न्यूजीलैंड के पास स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये पहला तथ्य हो गया जिसको हमने जाना, और हमने यहां पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि जो जल और स्थल का वितरण है वो दोनों गोलार्धों में एक जैसा नहीं है। क्लियर? ये तथ्य हमारे सामने आ गया। अब देखो दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि महाद्वीप के यदि आप आकार की बात करो तो वो त्रिकोणाकार है, वो ट्रायंगुलर है। महाद्वीपों के आकार ट्रायंगुलर है। इसमें केवल और केवल दो अपवाद है, एक अंटार्कटिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये दो इसके अंदर अपवाद है। इसके अलावा यदि आप अफ्रीका को देखते हो, यदि आप यूरेशिया को देखते हो, यदि आप उत्तरी अमेरिका को देखते हो, दक्षिणी अमेरिका को देखते हो, तो आपको साफ ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलती है ना। आप आसानी से ग्लोब को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो। अब प्रत्येक महाद्वीप यदि ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि फिर उसका अलाइनमेंट कैसे है। तो ग्लोब के ऊपर आप देखते हो तो उसका अलाइनमेंट आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ऐसे नजर आएगा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये इसका आधार है। ये क्या है? इसका आधार है। तो आधार उत्तर में, देखो आधार उत्तर में है ना, ठीक है, और शीर्ष ये इसका शीर्ष है। शीर्ष कहां है? दक्षिण में। ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। सागरीय भागों की जब हम बात करेंगे, महासागरों की, तो हमें इसके ठीक विपरीत देखने को मिलेगा। उसमें हमें आधार जो है वो दक्षिण में देखने को मिलेगा और शीर्ष उत्तर में देखने को मिलेगा। ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है महासागरों के केस में। ठीक है, तो महासागरों का आकार भी मोटे तौर पर त्रिकोणाकार है, ठीक है, ट्रायंगुलर है, और महाद्वीपों के विपरीत उनका आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में देखने को मिलता है। ये दूसरी कैटेगरी के फैक्ट्स हमने देख लिए पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में। अब हम देखते हैं पॉइंट 4। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ हमें अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, महाद्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो हमारा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है, तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। जबकि हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, वहां पर हमें विशाल भूभाग देखने को मिलता है। अब यदि आप मोटे तौर पे देखो तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, यदि आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देखो, ठीक है, तो ये क्या है? एंटीपोडल है। क्या है ये? एंटीपोडल। एंटीपोडल का मतलब ये होता है प्रतिध्रुवीय। क्या है? प्रतिध्रुवीय। अब उत्तर में यदि पानी है तो दक्षिण में भूमि है। ठीक है, अब ये व्यवस्था जो है वो हमें केवल और केवल ध्रुव पे ही देखने को नहीं मिलती।
मोटे तौर पे हमें ये पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर देखने को मिलती है। मैंने मोटे तौर पे इसलिए बोला है कि हम यहां पर अभी कुछ अपवाद भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ध्रुवों के चारों ओर भूमि और समुद्र की त्रिविकिरण व्यवस्था हमें यहां पर देखने को मिलती है। छठा जो पॉइंट है वो इस बात से संबंधित है कि पूरे गोलार्ध पर यदि हम देखें कि कहीं पर भूभाग है तो उसके ठीक प्रतिध्रुवीय स्थिति पर हमें जल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में भूमि और समुद्र लगभग प्रतिमुख या प्रतिध्रुवीय है ना। और यहां केवल दो अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। एक अपवाद है पैटागोनिया। पैटागोनिया का जो पठार वाला भाग है, भूमि भाग है, उसके प्रतिध्रुव में हमें उत्तरी चीन की भूमि देखने को मिलती है। इसका मतलब ये यहां दोनों तरफ भूमि देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार न्यूजीलैंड जो है वो भूभाग है, इसके ठीक प्रतिध्रुवीय स्थिति पे हमें पुर्तगाल और स्पेन वाला जो क्षेत्र है, आइबेरियन जो प्लेटू वाला क्षेत्र है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तमाम जो हमने बातें की है, ये सारी की सारी बातें संबंधित है महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य तथ्य हैं, उनसे। ठीक है, और उनको हमने संज्ञान में ले लिया तो अब हमें सिद्धांतों के मूल्यांकन में भी काफी सहायता मिलेगी। और एक और गजब की बात है कि जब विद्वानों ने सिद्धांत दिए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन बिंदुओं को संज्ञान में रखा होगा। इसलिए सिद्धांतों की बात करने से पहले हमें महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित तथ्यों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को देखते हैं तो हम इनको दो कैटेगरीज में बांट के देखते हैं। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं संकुचन सिद्धांत। ठीक है, और संकुचन सिद्धांतों का शुरू में दबदबा रहा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क वर्क है, वो वर्क जो है वो हम देखते हैं किसका, एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए थे लोथियन ग्रीन, है ना, उनका। और हम उसको बहुत डिटेल में करने वाले भी हैं, है ना, बहुत डिटेल में हम उसको करने वाले भी हैं भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर जो संकुचन सिद्धांत है उनको चुनौती मिलती है। ठीक है, और उसके विपरीत, क्योंकि संकुचन सिद्धांतों को यदि हम माने तो हमारे ग्लोब के ऊपर महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति है उसमें हमें स्थायित्व देखने को मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आगे के अध्ययनों में पाया गया कि वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, तो उस लाइन पे बाद में ड्रिफ्ट थियरीज आई, अर्थात प्रवाह सिद्धांत आए, या यूं कहें विस्थापन सिद्धांत आए। विस्थापन सिद्धांतों में जो शुरुआती काम जिसको काफी अप्रिसिएशन मिला वो फ्रैंक टेलर का काम था, और टेलर के काम के बाद में उसको आगे बढ़ाया, ज्यादा वैज्ञानिक आधार दिया उसको अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईविंग का काम आता है। जो ईविंग नाम के विद्वान थे, बेसिकली मॉरिस ईविंग जो है वो संकुचन की परिकल्पना के समर्थक थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब उनके अध्ययन में उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे पहले मिड ओशनिक रिज के बारे में बताया, और बताया कि उसके बीच में हमें गहरी खाई देखने को मिलती है, एक फिशर है उसके बीच में। ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो महासागरीय तली है वो महाद्वीपीय तली की तरह, जो महाद्वीपीय भाग की तरह ग्रेनाइट की नहीं बनी होती बल्कि बेसाल्ट की बनी होती है। कई सारे उन्होंने जब तथ्य प्रस्तुत किए, और बाद में लेटर ऑन उन्होंने खुद ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भाई प्रवाह की जो संकल्पना है, ठीक है, वो ज़्यादा सही प्रतीत होती है। और इनके काम से जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसको काफ़ी बल मिलता है। तो इसी दिशा में प्रवाह सिद्धांतों में बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जो हैरी हैस के द्वारा दिया जाता है। और फिर बहुत सारे विद्वानों के कार्यों के आधार पर प्लेट
टेक्टोनिक्स की थियरी जो है वो बिल्ट होती है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम संकुचन सिद्धांत की बात करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब हम संकुचन सिद्धांत की बात करते हैं तो हम बात करेंगे लोथियन ग्रीन की, ठीक है। और लोथियन ग्रीन महोदय जो है, इनकी संकल्पना बहुत पहले आई थी, है ना, आज से लगभग यदि आप देखो तो 150 वर्षों पहले 1875 में। और इनकी जो परिकल्पना है उसको टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस या चतुष्फलकीय या चतुष्पार्श्व की परिकल्पना कहा जाता है, ठीक है। अब अभी हम ये भी बात करेंगे कि क्यों इन्होंने चतुष्फलक की जो ज्यामिति है उसको चुना। इनके जो आलोचक है वो तो ये कहते हैं कि ये कोई सिद्धांत नहीं, ये केवल और केवल ज्यामितीय परिकल्पना है, ऐसा भी उनके आलोचक कहते हैं। अब देखिए, लोथियन ग्रीन ने 1875 में महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों की उत्पत्ति और वितरण के बारे में अपनी टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दी। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस का मतलब हो गया चतुष्फलकीय परिकल्पना। इसको हम चतुर्पार्श्वीय परिकल्पना भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। आप टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस शब्दावली हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रन बहुत फेमस ज्यामितीय आकृति है, ठीक है। तो ये जो चतुष्फलकीय परिकल्पना थी, जिसको इन्होंने लोथियन ग्रीन ने 1875 में दिया था, ठीक है, इस परिकल्पना को बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, इसकी आलोचना की और यहां तक कहा कि उनके विचार ज्यामितीय आकृतियों और नियमों पर आधारित हैं, और आलोचक जो है वो कहते हैं कि ये ज्यामितीय परिकल्पना मात्र है, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो, ग्रीन ने ज्यामिति के निम्नलिखित 2 मूलभूत सिद्धांतों को आधार बनाया। ये मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, गोलाभ की आकृति की है, क्लियर। क्या खास बात होती है, ये जो गोलीय आकृति होती है इसकी क्या खास बात होती है ना, इसको हम समझते हैं। यदि कोई ज्यामितीय आकृति गोलाकार है ना, यदि कोई भी ज्यामितीय आकृति जो है, ठीक है, वो गोल पिंड के रूप में है ना, गोलाकार है, ठीक है, तो अपने सतह क्षेत्र के संबंध में सबसे बड़ा आयतन होगा। उसके जो सतह क्षेत्र है, ठीक है, उसके संबंध में उसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, सर्वाधिक होगा। समझ में आ गई बात। ज्यामितीय आकृतियों में यदि हम गोले की आकृति की बात करें तो गोले की आकृति का जो सतह क्षेत्र होता है, जो उसका सरफेस एरिया होता है ना, जो उसका सरफेस एरिया होता है, उसके संबंध में उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि गोला तो एक वॉल्यूमेट्रिक होता है ना, आयतनी है गोला, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है ना, वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। यदि इसको चारों तरफ से कॉम्प्रेस किया जाए, यदि दबाया जाए चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से दबाया जाए, तो एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्रिकल शेप हमें मिलती है ना, हमें एक चतुष्फलकीय ज्यामितीय पिंड की आकृति देखने को मिलती है। इसका आयतन अपने सतह क्षेत्रफल के संदर्भ में न्यूनतम होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये हाइपोथेसिस जो है ये आई कहां से, इससे पहले एक हाइपोथेसिस आ चुकी थी कि यदि कोई गोल पाइप है उसको चारों तरफ से कंप्रेस किया जाए, क्योंकि गोल पाइप है वो सर्वाधिक आयतन कैरी करता है, यदि उसको चारों तरफ से कंप्रेस किया जाए तो वो ट्रायंगुलर शेप ले लेगा, जहां पर जो सतह क्षेत्र है उसके संबंध में आयतन न्यूनतम होगा, ठीक है। वहीं से ये आया कि यदि एक पाइप को यदि कंप्रेस किया जाए तो वो ट्रायंगुलर शेप ले लेगा गोल पाइप को। तो यदि गोले को कंप्रेस किया जाए तो, है ना, गोला जो अपनी जो सरफेस एरिया है, जो अपना सतह क्षेत्र है, उसके संबंध में सबसे ज्यादा आयतन रखता है, यदि उसको चारों तरफ से कंप्रेस किया जाता है तो चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होगी, जहां पर सतह क्षेत्र की तुलना में आयतन न्यूनतम होगा। समझ में आ गई बात। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ग्रीन कई प्रयोग करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि गोले को सभी तरफ से समान रूप से दबाया जाए, ठीक है, तो यह कई पॉलीहेड्रन से गुजरता है, अर्थात कई प्रकार के बहुफलकीय आकृतियों से गुजरता है। देखिए, है ना, कई प्रकार की बहुफलकीय आकृतियों से गुजरता है। चित्र में देख रहे हो आप, ये गोला है, चारों तरफ से कॉम्प्रेस किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, कई प्रकार की बहुफलकीय पॉलीहेड्रॉन आकृतियों से होकर गुजरता गुजरता अंत में ये चतुष्फलक का रूप ले लेता है, जहां पर जो सरफेस एरिया है इस ज्यामितीय आकृति का, उसकी तुलना में वॉल्यूम जो है, आयतन, वो न्यूनतम होता है। क्लियर? गॉट इट? ठीक है, समझ गए? ये चतुष्फलक की ही जो खास बात है उसको वर्णित किया गया है। ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं, सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए यहां पर ये कुछ लाइनें हैं। चलिए अब देखो, लोथियन ग्रीन ने जो चतुष्फलकीय परिकल्पना लेकर अपने काम को दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को किस प्रकार से लोथियन ग्रीन अपनी परिकल्पना में समझाते हैं, उस पर अब हम लोग आते हैं। ठीक है, तो लोथियन ग्रीन का मानना था कि पृथ्वी शुरू में बहुत गर्म थी, शुरू में बहुत गर्म थी, धीरे 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 ये ठंडी हुई। जब ये ठंडी हुई तो इसका जो ऊपरी भाग है वो सबसे पहले ठंडा हुआ। एकदम सरल रूप में समझाता हूं पहले इसको, ठीक है। तो जो भूपर्वती है वो ठंडी हो गई, अंदर अभी तक बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र है, उसका शीतलन धीरे धीरे होता है। जब उस अंदर वाले भाग का शीतलन होता है तो वो क्या होता है, संकुचित भी होता है, और ये ऊपरी पर्वती पहले से ठंडी होकर ठोस हो चुकी है। अंदर वाला भाग जब उसका शीतलन होता है, जब वो सिकुड़ता है, तो इस ऊपरी पर्वती वाले भाग में और अंदर वाले भाग में जो संकुचित हो चुका है उसके बीच में गैप आ जाता है। क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। गैप आ जाता है तो क्या होता है, ये पर्वती जो है धंसती है, ये पर्वती क्या होती है, धंस जाती है। ठीक है ना, धंस जाती है, फिर वो गैप नहीं रहता धंस जाने के कारण। ठीक है, और उसी क्रम में टेट्राहेड्रन शेप जो है, चतुष्फल की आकृति जो है, वो हमें देखने को मिलती है। जब ये धंसती है तो इसके जो फलक हैं, है ना, जब ये चतुष्फलक बनता है तो इसके जो फलक हैं, चार फलक, वहां पर हमें महासागरीय भाग देखने को मिलता है, और इसके जो किनारे वाले भाग हैं वहां पर जो कि पानी से बाहर निकले हुए हैं, वहां पर हमें महाद्वीपीय भाग देखने को मिलता है। इस तरह से ये अपनी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा किताबी भाषा में इसको देखते हैं। लोथियन ग्रीन कहता है कि शुरू में पृथ्वी गर्म थी और वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। शीतलन संकुचन का कारण बना, शीतलन के कारण क्या हुआ, संकुचन भी हुआ। ठीक है, अब वो जो संकुचन है उसकी दरें अलग अलग रहती है। ऊपरी भाग जल्दी शीतल होके संकुचित होके ठोस हो जाता है, आंतरिक भाग उसके बाद भी लगातार शीतलन उसका होता रहता है, संकुचन होता रहता है। तो जब वो भाग ठोस होता है तो इस ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक भाग के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी की बाहरी हिस्सा ठंडा होकर पर्वती बनती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग बाद के चरण में धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है। यह सिकुड़ना भी जारी रखता है, ठंडा भी होता है और ये कॉम्प्रेस भी होता है, संकुचित भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग के आयतन में उल्लेखनीय कमी आती है ना। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उल्लेखनीय कमी आ रही है आयतन में, और पृथ्वी का ऊपरी भाग पहले से ठंडा होकर ठोस हो चुका है। ठीक है, तो भूपर्वती की जो है वो पहले से ही ठंडी और ठोस हो चुकी है ना। इससे भूपटल और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बीच में बड़ा अंतर विकसित हो जाता है। परिणाम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से पर पपड़ी क्या होती है, ढह जाती है। पपड़ी क्या होती है, ढह जाती है। किसके कारण, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। जो पपड़ी है वो कोलैप्स कर जाती है, वो ढह जाती है, कोलैप्स हो जाता है उसका। ठीक है, इस तरह
पृथ्वी ने एक ऐसी स्थिति ले ली जब इसकी सतह के क्षेत्रफल के संबंध में इसका आयतन न्यूनतम है। ठीक है, अब देखो ये जो बात कही है कि पृथ्वी ने एक ऐसी स्थिति ले ली, ऐसी ज्यामितीय आकृति ले ली, ठीक है, जहां सतह के क्षेत्रफल के संबंध में आयतन न्यूनतम था। यह आकृति कौन सी थी, आपने पढ़ा ना पीछे, ये चतुष्फलक की आकृति हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी पृथ्वी एक गोले की तरह थी जिसके चारों तरफ से दबाव पड़ा, तो वो टेट्राहेड्रन में बदल गई, वो चतुष्फलक में बदल गई। इस तरह से उसने अपने सिद्धांत में पृथ्वी के चतुष्फलकीय आकार में तब्दील होने की बात को बताया। ठीक है, यह स्थिति एक टेट्राहेड्रन या चतुष्पार्श्वीय या चतुष्फलकीय आकार वाले ज्यामितीय आकृति के समान है। लोथियन ग्रीन ने यह विचार व्यक्त किया कि पृथ्वी अभी भी ठंडी होने की प्रक्रिया में है। ठीक है, तो आने वाले समय में, है ना, हमें एक पूर्ण टेट्राहेड्रन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोथियन ग्रीन ने यह विचार व्यक्त किया कि पृथ्वी अभी भी ठंडी होने की प्रक्रिया में है और एक पूर्ण टेट्राहेड्रन के आकार को प्राप्त नहीं कर पाई है, बल्कि वो कर रही है। ठीक है, आने वाले समय में हमें एक पूर्ण चतुष्फलक की आकृति देखने को मिलेगी। वास्तव में यदि हम बात करें, ये आलोचना का बिंदु आ गया यहाँ पे, है ना, इसी को आलोचना में भी शामिल करेंगे। वास्तव में पृथ्वी की संरचना में भिन्नता और अन्य कारणों से पृथ्वी के पूर्ण टेट्राहेड्रन का आकार लेने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है, पर लोथियन ग्रीन इस बात का समर्थन करता है कि अभी पृथ्वी ने पूर्ण चतुष्फलक का आकार नहीं लिया है, लेकिन आंतरिक भाग में शीतलन की प्रक्रिया जारी है ना, तो ये आने वाले समय में पूर्ण चतुष्फलक का रूप ले लेगी। ठीक है, अब देखो भूमि और पानी के वितरण की व्याख्या, क्योंकि हम मूलतः यहां पर लोथियन ग्रीन को पढ़ रहे हैं महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार लोथियन ग्रीन ने इस चतुष्फलकीय पृथ्वी की सतह के ऊपर भूमि और पानी के वितरण की व्याख्या की। ये हमारी जिज्ञासा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्रीन ने कल्पना की कि टेट्राहेड्रन पानी के एक गोले से इस तरह से घिरा हुआ है, पानी के गोले से, है ना, इस तरह से घिरा हुआ है कि टेट्राहेड्रन पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नहीं है। वो पानी से इस तरह से घिरा हुआ है कि वो पूरी तरह डूबा हुआ नहीं है। उसकी जो एजेस है, एजेस मतलब जहां पर दो फलक मिलते हैं ना, तो वो जो एजेस है, एजेस किनारे, वो पानी से बाहर है, वो पानी से बाहर है। ठीक है, तो जो पानी से बाहर है वो महाद्वीपीय भाग होंगे, जो पानी या यूं कहें जो जलमग्न है वो महासागरीय भाग होंगे। तो ये पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, जहां पर ये पानी से घिरा हुआ है वहां महासागरीय भाग है, और जहां पर ये पानी से घिरा हुआ नहीं है, जलमग्न नहीं है, वो महाद्वीपीय भाग है। ठीक है, तो इसने सपाट चेहरे मतलब जो चतुष्फलक के जो फलक है ना, ठीक है, उनको कहा है सपाट चेहरे। सपाट चेहरे पानी के नीचे होने चाहिए। इसका मतलब चतुष्फलक के जो चार फलक हैं वहां पर हमें महासागरों की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि इसके किनारे जो मैंने कहा कि पानी में डूबे हुए नहीं है, पानी के बाहर निकलते हैं और वहां हमें महाद्वीपों की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम। यदि टेट्राहेड्रन को ऐसी स्थिति में रखा जाता है कि इसका एक कोना दक्षिणी ध्रुव के साथ मेल खाता है, हम टेट्राहेड्रन को ऐसे रखते हैं कि इसका एक कोना जो है वो दक्षिणी ध्रुव से मेल खाता है, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो है वो महासागर है। सही बात है क्या? नहीं, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका का महाद्वीप वाला भाग है। मैंने क्या कहा? फलक जल में मग्न है, अर्थात फलक पर ही महासागर है। किनारों पर या किनारे जहां मिलते हैं वहां महासागर नहीं है, वहां महाद्वीपीय भाग है लोथियन ग्रीन के अनुसार। और जब ये कह रहा है कि
इस टेट्राहेड्रन की ऐसी स्थिति में रखा जाए कि इसका एक कोना, अब कोना तो क्या है, फलक का बाहर का हिस्सा है ना, तो कोना जलमग्न नहीं है। अब ये कह रहा है कि कोना दक्षिणी ध्रुव के साथ मेल खाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये बात सही है कि जो कोना अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ठीक ऊपर, उस कोने के ठीक ऊपर आपको एक फलक मिलेगा। चतुष्फलक की आकृति की खास बात होती है, डायग्राम में भी देखेंगे, वो जलमग्न होना चाहिए और वहां पर उत्तरी ध्रुवीय भाग जो है वहां हमें आर्कटिक सागर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि भूमि और पानी के वितरण को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है यदि हम चतुष्फलक को ऐसी स्थिति में विन्यासित करते हैं। ठीक है, अब देखो टेट्राहेड्रन का ऊपरी सपाट फलक है ना, जो नीचे वाला कोना है जिसके ऊपर हमने दक्षिणी ध्रुव की अवस्थिति मानी है, उसके ठीक ऊपर है ना। तो इस दक्षिणी कोने की जो प्रतिध्रुवीय स्थिति होगी, जो एंटीपोडल पॉइंट होगा, वो इस उत्तरी फलक के ऊपर होगा। ये जो उत्तरी जो नदन फेस है टेट्राहेड्रल का, उसके ऊपर होगा और वहां उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक महासागर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शेष 3 समतल फलक, अब एक समतल फलक पे आर्कटिक सागर हो गया। ठीक है, एक समतल फलक पे आर्कटिक महासागर हो गया। चतुष्फलक है, टेट्राहेड्रन है, इसका मतलब देयर आर 4 फेसेस, 4 फेस हैं उसकी। एक पे आर्कटिक सागर हो गया तो 3 फेस अभी बच गए। और वो 3 फेस कैसे हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक सामने की तरफ मान लीजिए, ऐसे 3 फेस अभी बचे हुए हैं। ऊपर वाला जो फेस है उसके ऊपर आर्कटिक सागर है ना। तो उसने कहा कि वो जो 3 फलक शेष रह गए वहां पर हमें प्रमुख 3 महासागर देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर एक फलक पे, दूसरे फलक पे अंध महासागर और तीसरे फलक पे हिंद महासागर। ठीक है, अभी हम डायग्राम में भी इस चीज को समझेंगे। क्लियर? ठीक है ना। अब देखते हैं कि पानी के बाहर निकलने वाले जो 3 किनारे हैं, है ना, जो किनारे हैं जहां पर फलक मिलते हैं वो किनारे हैं और वो जलमग्न नहीं है ना, वो भूमि भाग है, वो महाद्वीपीय भाग है। ठीक है, तो इसका जो एक हिस्सा नीचे आ गया, वहां तो हमने पहले ही कहा कि जो नीचे वाला कोना है, ठीक है, वहां पर अंटार्कटिका वाला भाग है, दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब जो 3 किनारे रह गए उसमें से एक किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर यूरोप और अफ्रीका और तीसरे किनारे पर एशिया महाद्वीप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि चतुष्फलक की जो आकृति है उसके 4 फलक हैं, उन चारों फलकों के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, 4 महासागर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसकी जो एजेस हैं, है ना, वहां पर हमें महाद्वीपीय भाग देखने को मिलते हैं और ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से उनका विन्यास लोथियन ग्रीन समझाता है। ठीक है, निचला बिंदु जो टेट्राहेड्रन का निचला बिंदु हम पहले ही बता चुके हैं कि वहां पर उसने दक्षिणी ध्रुव को बताया है। ठीक है, यानी टेट्राहेड्रन की धुरी जो निचला बिंदु है, क्योंकि टेट्राहेड्रन को आपने ऐसा ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, तो निचला जो बिंदु है, ठीक है, जो टेट्राहेड्रन की धुरी है, वहां हमें अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? कैसे उन्होंने व्यवस्था बताई वो शायद आपने समझ ली होगी। ठीक है, अब इस स्लाइड को करने से पहले ये डायग्राम देखते हैं ताकि हमारी समझ और अच्छे से मजबूत हो। ये जो ऊपर वाला फलक है इस पर आर्कटिक सागर है, ये जो साइड वाले फलक हैं, एक पे हमें अंध महासागर दिख रहा है, एक पे हिंद महासागर दिख रहा है, जो पीछे रह गया उस पर प्रशांत महासागर है, उस पर प्रशांत महासागर है। ये वाला जो कोना है, जो धुरी है, जो पिवट है इस टेट्राहेड्रल का, वहां पर हमें अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। और ये जो यहां पर बीच में ये यूरोप वाला भाग है, इधर आप आओगे इस तरफ कनाडा वाला भाग है, इधर साइबेरिया वाला भाग है। आपने देख लिया किस तरह से विन्यास है। यहां देखिए आप, ये वाला जो फलक है यहां आपको एशिया का विस्तार देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूरोप का विस्तार देखने को मिल रहा है। देखिए आपने सामने यूरोप बोला ना, ठीक है, इधर आर्कटिक सागर आ गया, इधर प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर।
तो अब ये जो अंध महासागर है ये पीछे चला गया, है ना, हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, वो पीछे चला गया। ठीक है, फिर यहां देखिए आप, ये यदि हमने सामने रखा फलक तो ये दोनों अमेरिका हैं, ये दोनों क्या है, अमेरिका हैं। ठीक है, तो अब मैं समझ रहा हूं कि शायद आपकी पकड़ मजबूत हुई होगी। ठीक है, अब आप समझे होंगे कि किस तरह से उसने ये जो फलक वाला एरिया है, इनके ऊपर तो महासागर की अवस्थिति बताई, और ये जो किनारे वाले भाग हैं, ठीक है, जो जलमग्न नहीं है, वहां पर इन्होंने महाद्वीपों की स्थिति बताई। अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त चीज देखिए कि आप किसी भी फलक को ले लो, ठीक है, उसके विपरीत आपको यह किनारा मिलेगा प्रतिध्रुवीय स्थिति के ऊपर। इसका मतलब कि महासागर जो है उनकी प्रतिध्रुवीय स्थिति पर भूमि है। इसको भी इसने इस हाइपोथेसिस से समझा दिया, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं। सभी महाद्वीप दक्षिण की ओर टेट्राहेड्रन टेपर के किनारों के साथ किनारे की ज्यामिति के अनुरूप विकसित हुए हैं। और वो कैसे हैं? वो इस तरह से हैं महाद्वीप, ऊपर से सपाट और नीचे से संकड़े त्रिभुजाकार हैं, जिनका आधार उत्तर में है। ठीक है, तो महाद्वीपों के त्रिकोणीय आकार को उचित ठहराता है। ये भूमि और समुद्र की प्रतिध्रुवीय या एंटीपोडल व्यवस्था को इस तथ्य से समझाया गया है, अभी अभी मैंने समझाया आपको। उसने कहा कि जो जहां पर फलक मिलते हैं, जो उभरे हुए भाग हैं, वहां महाद्वीप है, और जहां फलक है वहां महासागर है। तो हर एक उभरे हुए भाग की प्रतिध्रुवीय स्थिति पर फलक है। इसका मतलब महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से एंटीपोडल पोजीशन में है, प्रतिध्रुवीय स्थिति में है। ठीक है, एक टेट्राहेड्रन के 4 सपाट जो सतह है वहां महासागरीय बेसिन पाए जाते हैं, और किनारे जो है वहां हमें महाद्वीपीय क्षेत्रों का निर्माण देखने को मिलता है। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, समझ चुके हैं इसको, है ना। तो ये हम देखते हैं कि लोथियन ग्रीन का सिद्धांत था। अब थोड़ा सा लोथियन ग्रीन का जो सिद्धांत है ना, उसकी हम लोग थोड़ा सा समालोचनात्मक व्याख्या करते हैं। तो समालोचनात्मक व्याख्या में जब हम बढ़ते हैं तो शुरुआत में जब हम इसकी मेरिट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में एक अच्छी, एक डिटेल्ड साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें लोथियन ग्रीन के काम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी एक मेरिट है ना, ये इसकी एक मेरिट है। और यही कारण है कि लंबे समय तक हमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है। लोग लंबे समय तक इस हाइपोथेसिस को स्वीकारते हुए काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम आलोचनाओं की बात करते हैं, है ना। तो पृथ्वी बहुत तेज गति से अपने अक्ष पर घूम रही है, बहुत तेज गति से घूम रही है, और गोलाकार पृथ्वी के टेट्राहेड्रन के आकार में होने की कोई संभावना नहीं है ना। अपने अक्ष पर इतने तेज गति से घूमती हुई पृथ्वी कभी भी चतुष्फलक का आकार नहीं ले सकती। पहली आलोचना। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरी कि टेट्राहेड्रन के रूप में पृथ्वी अपने शीर्ष पर घूमते हुए अपना संतुलन बनाए नहीं रख सकती। ठीक है, यदि पृथ्वी को हम टेट्राहेड्रन शेप में यदि मान लें, हालांकि विद्वान कह रहे हैं कि यह हो ही नहीं सकता, अपनी अक्ष पे इतनी तेज गति से घूमती हुई पृथ्वी कभी भी टेट्राहेड्रन के शेप को नहीं ले पाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हम मान लें, ठीक है, तो टेट्राहेड्रन के रूप में पृथ्वी अपने शीर्ष पर घूमते हुए अपना संतुलन नहीं बनाए रख सकती। ठीक है, दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना है कि टेट्राहेड्रन जो है वो समस्थैतिक संतुलन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और यही कारण है कि हम इस लेक्चर के अंत में थोड़ा सा समस्थिति सिद्धांतों की भी बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां तक कि अगर पृथ्वी की सतह एक टेट्राहेड्रन का आकार लेती है तो आइसोस्टेटिक संतुलन बनाए रखने वाले बल इस आकार को नष्ट कर देंगे। और हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर हमें समस्थिति देखने को मिलती है।
इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह पर हम समस्थिति संतुलन बनाए रखने वाले बलों को कार्यरत देखते हैं, तो ये बल कभी भी टेट्राहेड्रन शेप होने ही नहीं देंगे। ठीक है। अगली बात, यह सिद्धांत महाद्वीपों और समुद्री घाटियों की स्थायित्व में विश्वास करता है। इसका मतलब कि जो जहां पर महाद्वीप हैं वहां महाद्वीप रहेंगे, जहां महासागरों की अवस्थिति देखने को मिलती है वहां पर महासागरीय अवस्थिति देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कैसा है? ये परमानेंट है। लेकिन जितने भी जो ड्रिफ्ट थियरीज हैं, जो प्रवाह सिद्धांत है, वो सिरे से इस तथ्य को नकारते हैं और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि जैसे कभी पेंजिया था, फिर पेंजिया ब्रेक हुआ, फिर पेंजिया 2 बना, फिर पेंजिया 2 ब्रेक हुआ। ठीक है। इसका मतलब कि हम जहां पर महासागरों और महाद्वीपों के स्थायित्व की बात कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। क्लियर? तो इस आधार पर लोथियन ग्रीन के काम की आलोचना होती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी लोथियन ग्रीन के कंट्रीब्यूशन की अपनी महत्ता है, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन की अवधारणाओं की ओर आकर्षित किया, और बाद में जब उसकी लिमिटेशंस का पता लगा, ठीक है, तो जो प्रवाह सिद्धांत है वो तेजी से प्रचलन में आए। ठीक है। तो इन संकुचन सिद्धांत में लोथियन ग्रीन के अलावा और भी बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन हमने केवल लोथियन ग्रीन को इसलिए कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है इन तमाम के अंदर। ठीक है। अब देखो, जो दूसरी कैटेगरी है उसमें प्रवाह सिद्धांतों की बात की जाती है। इसका मतलब जो प्रवाह सिद्धांत है वो महासागरों और महाद्वीपों की जो अवस्थिति है भूसतह के ऊपर, उसको वो स्थायी नहीं मानते हैं जैसा कि लोथियन ग्रीन मानता है। ठीक है। ये स्थायी नहीं मानते। ये तो कह रहे हैं कि महाद्वीपीय जो पृथ्वी की जो सतह है ना, उसके ऊपर हमें जो प्लेट्स देखने को मिलती है, वो प्लेट्स क्या करती है? मूव करती है, हमें उनमें संचलन देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये बात परिष्कृत होती गई कब? जब इन सारे प्रवाह सिद्धांतों से होते हुए हम प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी तक पहुंचे, है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महाद्वीप समय के साथ पृथ्वी की सतह पर गति करते हैं, और हमारे पास इसके प्रमाण भी है, जैसे ग्रीनलैंड का एक निश्चित दर से पश्चिम की ओर विस्थापित होना, है ना। हमारे पास इसके आज की तारीख में साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। हम आज की तारीख में जो ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई सिद्धांत विकसित हुए। 20वीं सदी की शुरुआत में ही, है ना, आई थिंक 1908 में टेलर का काम आया था, 1912 में वैगनर का काम आया था, फिर 1950 के आसपास 50 के दशक में हमें मॉरिस इविंग का काम देखने को मिलता है, फिर 1960 के आसपास ही हमें हैरी हैस का काम देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद हमें 1960 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रवाह सिद्धांत है 20वीं सदी की शुरुआत से ही हमें इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये 5 जो सिद्धांत है, टेलर का सिद्धांत, वैगनर का सिद्धांत, हैरी हैस का सिद्धांत, इविंग का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, ये इसके अंदर महत्वपूर्ण है, और हम इसमें एक एक पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जितना हम आज इस लेक्चर में कवर कर पाते हैं उतना इस लेक्चर में कवर करते हैं, और फिर बाद में जब हमें ये ज़्यादा लंबा होता हुआ नज़र आएगा तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम पार्ट 2 के अंदर शेष जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंक टेलर के सिद्धांत की। ठीक है। कब आया? 1908, है ना, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। ठीक है। 1908 में टेलर का सिद्धांत आता है। ठीक है ना। और ये मानता है कि मूल रूप से 2 बड़े भूभाग,
मूल रूप से दो बड़े भूभाग हैं, एक लारेशिया और दूसरा गोंडवाना, है ना। खूब नाम सुना है आपने इनका। जो लारेशिया है वो नियर टू नॉर्थ पोल, और जो गोंडवाना है दैट इज नियर टू साउथ पोल, अर्थात नॉर्थ पोल के चारों तरफ एक जो बड़ा भूभाग है वो है लारेशिया, और साउथ पोल के इर्द गिर्द जो बड़ा भूभाग है वो है गोंडवाना। क्लियर? ठीक है। इसका मतलब आज हमें जो विन्यास देखने को मिलता है ग्लोब के ऊपर महाद्वीपों और महासागरों का, वो विन्यास पहले ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि महाद्वीपों और महासागरों की ग्लोब के ऊपर जो अवस्थिति है उसमें जिस तरह से लोथियन ग्रीन स्थायित्व की अवधारणा प्रस्तुत करता है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। क्लियर? अब देखो, ये दोनों भूभाग भूमध्य रेखा की ओर खिसक रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स इक्वेटर। क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट, है ना, संचलन या विस्थापन या प्रवाह हो रहा है। किधर? टुवर्ड्स इक्वेटर। इसका मतलब ये प्रवाह सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये प्रवाह की संकल्पना को यहां रख रहे हैं। इसका मतलब ये संकुचन की अवधारणा को सिरे से नकार रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन थीरीज है उनको सिरे से नकार रहे हैं। ठीक है, अब ये खिसकते हैं। इनके टकराने से कौन टकरा रहा है? लारेशिया और गोंडवाना। इनके टकराने से एटलस, आल्प्स और अन्य वलित पर्वतों का निर्माण होता है। एटलस पर्वत देख लीजिए चाहे, है ना, अफ्रीका के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में। आल्प्स पर्वत देख लीजिए, है ना, यूरोप के दक्षिणी भाग में। ठीक है, और अन्य जो वलित पर्वत है, ठीक है, वो बन रहे हैं। इन वलित पर्वतों का विन्यास कैसा है? ईस्ट वेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा ठीक प्रतीत होता है। ये अलग बात है कि भैया यदि आप ऐसे इनको बताओगे तो बताइए रॉकीज एंडीज का क्या होगा जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट दर्शा रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए कौन से बल हैं जो लारेशिया और गोंडवाना के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है इक्वेटर की तरफ। कौन से बल हैं ये? ठीक है, क्योंकि ये साधारण बल तो हो नहीं सकते जो इतने बड़े लैंड मास में ड्रिफ्टिंग पैदा कर दे। ठीक है, कौन से बल हैं? तो टेलर ने सुझाव दिया कि महाद्वीप चंद्रमा के ज्वारीय आकर्षण के कारण अपनी स्थिति से हट गए। तो चंद्रमा का जो ज्वारीय आकर्षण है वो तो आज पृथ्वी के ऊपर ज्वार तो ला सकता है, लेकिन क्या वो बल हमारे जो हमारे भूभाग हैं क्या उनमें संचलन पैदा कर सकता है? तो इसके लिए उसने क्या कहा कि हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल किया था ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक आपने जो कल्प देखा है ना, क्या नाम था उसका? मेसोजोइक। क्या नाम था? मेसोजोइक। मेसोजोइक के आपने 3 उपभाग देखे होंगे, ट्रियासिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, है ना। तो ये क्रिटेशियस काल जो था, है ना, इस काल में उसने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था। मेसोजोइक में क्रिटेशियस जो समय था उसमें चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक था। अब नजदीक था तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जब दो पिंडों के बीच में दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है अधिक होगा। तो ये बहुत करीब था जिससे बहुत शक्तिशाली ज्वारीय आकर्षण पैदा हुआ, है ना। और चंद्रमा के इसी ज्वारीय आकर्षण के कारण लारेशिया दक्षिण की ओर विस्थापित होकर भूमध्य रेखा की तरफ संचलित हुआ, गोंडवाना उत्तर की तरफ संचलित होते हुए भूमध्य रेखा की ओर संचलित हुआ। क्लियर? समझ में आ गई कैसे उन्होंने बल समझाए टेलर ने? अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब देखो टेलर के सिद्धांत की आलोचना की बात करते हैं। हालांकि टेलर का सिद्धांत जो है उसकी हम आलोचनाएं देखेंगे,
लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो जो संकुचन सिद्धांत थे उनके दबदबे को ब्रेक किया, तोड़ा, और लोगों को प्रेरित किया इस ड्रिफ्ट की संकल्पना अर्थात प्रवाह या संचलन की संकल्पना की दिशा में सोचने के लिए। तो इस सिद्धांत के कंट्रीब्यूशन को हम कम नहीं आंक सकते, ठीक है। हम इस सिद्धांत के कंट्रीब्यूशन को, टेलर के कंट्रीब्यूशन को कम नहीं आंक सकते, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत में कुछ अंतर्निहित कमजोरियां थी। हम उन कमजोरियों को लिस्ट आउट करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो आधार बनता है वो ये बनता है कि सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता कि महाद्वीपों की गति के कारण पृथ्वी के भीतर से होने चाहिए थे, है ना कि बाहर से, ठीक है। और ये जो बल बताता है ये बताता है बाहर से, है ना। महाद्वीपों की गति या यूं कहें कि भूभागों में विस्थापन के लिए उत्तरदायी जो बल है, ठीक है, वो पृथ्वी के भीतर से होने चाहिए, ना कि बाहर से, ठीक है। और इन्होंने वो जो बल बताए वो बताए चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, तो ये तो बाहर हो गया ना, दूसरे पिंड की ज्वारीय शक्ति हो गई। जबकि विद्वान कह रहे हैं कि ये जो विस्थापन हुआ है भूभागों का, इसके लिए उत्तरदायी बल पृथ्वी के भीतर से ही होने चाहिए। क्या आगे आने वाले सिद्धांत बलों को भीतर से बताते हैं क्या? प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, जिसे आप इतना ज्यादा मान्यता देते हो, जिसमें अनेकों बलों की बात की गई है, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बल है वो है संवहनीय धाराओं के प्रभाव में महाद्वीपीय भागों या प्लेटों का संचलन। और ये जो संवहनीय धाराओं के प्रभाव में बोला गया है, इसका मतलब ये जो बल है ये पृथ्वी के भीतर से ही मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। नंबर 2, शोधकर्ताओं ने संदेह व्यक्त किया कि क्या चंद्रमा इतना बल लगा सकता है कि वे विशाल भूभाग को खींच सके, चाहे वो पृथ्वी के क्रिटेशियस काल में कितना ही करीब रहा होगा। फिर भी क्या चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर इतना बल एक्सर्ट कर सकता है, लगा सकता है कि वो पृथ्वी के बड़े भूभाग में गति पैदा कर सके, है ना। क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के यदि सापेक्ष देखा जाए बहुत छोटा है। जो तीसरा प्रमुख आलोचना का आधार बना वो ये कि एटलस और आल्प्स पर्वतों की व्याख्या तो की उन्होंने, है ना, जिनका अलाइनमेंट हमें पश्चिम से पूर्व दिशा में देखने को मिलता है, क्षैतिज अलाइनमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन सिलुरो डेवोनियन, है ना, समय के पुराने वलित पर्वतों जैसे कैलिडोनियन सिस्टम, है ना, कैलिडोनियन पर्वतमाला, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो एप्लेशियन है, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट दिखाते हैं, है ना, के निर्माण को समझाने में विफल रहा, उसके निर्माण को नहीं समझा सका। और ये जो शब्द आया है सिलुरो डेवोनियन, ये सिलुरियन और डेवोनियन को बता रहा है, सिलुरियन और डेवोनियन, है ना। एक कल्प हुआ था पैलियोजोइक, पैलियोजोइक जो था, ठीक है, उस पैलियोजोइक में क्योंकि हम इसको देखें तो प्री कैम्ब्रियन के बाद जो काल है, ठीक है, वो पैलियोजोइक के रूप में जाना जाता है। इस पैलियोजोइक में 6 हमें सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे नीचे है वो है कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन से पुराने वाले को हम कह देते हैं क्या? प्री कैम्ब्रियन। फिर कैम्ब्रियन के बाद में ऑर्डोविशियन, फिर सिलुरियन, और फिर डेवोनियन। उसी सिलुरो डेवोनियन की बात की गई है यहां पे। समझ में आ गई बात? ठीक है। पृथ्वी के ऊपर हमें 4 माउंटेन ओरोजेनी फेजेस देखने को मिलते हैं, 4 महान काल देखने को मिलते हैं पर्वत निर्माण के। उसमें से 2 काल है ना, वो संबंधित है किससे? पैलियोजोइक कल्प से, पैलियोजोइक एरा से।
ठीक है। और उसमें से एक जो था जिसको हम कैलिडोनियन फेज कहते हैं, वो सिलुरो डेवोनियन समय का है, काल का है। इस समय जो पर्वत बने जिनका अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ हमें देखने को मिलता है, इस टेलर के सिद्धांत से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। रॉकी और एंडीज पर्वतों जैसे नवीन वलित पर्वतों की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए अब देखिए टेलर ने जो ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दी, वैगनर ने उसको जबरदस्त वैज्ञानिक आधार दिया। वैगनर ने जियोमोफोलॉजी से, जियोलॉजी से, पैलियंटोलॉजी से, ठीक है, अनेकों अनेक जो ब्रांचेज हैं स्टडीज की, उनसे अनेकों अनेक एविडेंसेस दिए जो ये बताते हैं कि कभी जो लैंड मास है वो एक ही रहा होगा और बाद में ब्रेक होकर इसमें विस्थापन हुआ होगा। जो विस्थापन की संकल्पना है, जो ड्रिफ्ट की हाइपोथेसिस है, उसको ज्यादा मजबूत वैज्ञानिक आधार वैगनर प्रदान करता है। टेलर के काम को वैगनर और बेहतर ढंग से स्थापित करता है। हालांकि वैगनर जो है वो अपने सिद्धांत को थोड़े अलग तरह से देता है, अलग तरह से बलों की व्याख्या करता है। ठीक है, वैगनर इस बात को मानता है कि भूगर्भिक इतिहास में ऐसा समय था जब ये जितने भी भूभाग है वो एक ही जगह पर जुड़े हुए थे, जिसको कहा गया पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था उसको कहा पेंथालासा। बाद में जब पेंजिया में ब्रेकिंग हुई, नए सागरों की ओपनिंग हुई, तो ये पेंथालासा का आकार छोटा हो गया। जो बचा हुआ पेंथालासा रह गया, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है पृथ्वी का वो तो नियत है ना। अब जब पेंजिया की ब्रेकिंग हो रही है, नए सागरों की ओपनिंग हो रही है, तो पुराना जो पेंथालासा है उसका एरिया तो सिकुड़ेगा ही। ठीक है, तो जो शेष रह गया वो प्रशांत महासागर कहलाया। ठीक है, तो अब वैगनर महोदय को हम धीरे धीरे करेंगे, सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो ये मानते हैं कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो गई है ना। 200 मिलियन मतलब आज से 20 करोड़। तो आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, और ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये है पेंजिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट क्या है? ये है पेंजिया। तो सभी के सभी जो महाद्वीप है ना, वो इस सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, मतलब सब आपस में एक ही जगह पर मिले हुए थे। ठीक है, इन्होंने जो शब्दावलियां जो यूज की है ना, वो थी पेंजिया, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल अर्थ एट वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड पेंजिया। हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये शब्दावलियां दी, हमने कहा उन्होंने ये शब्दावलियां उपयोग में लाई। ठीक है ना। पेन का मतलब होता है ऑल, जी या जिया का मतलब होता है अर्थ, अर्थात संपूर्ण भूभाग। फिर पेंथालासा, अगेन जो पेन है दैट मीन्स ऑल, थलासा मीन्स ओशंस, सारे समुद्री भाग एक जगह है। पेंथालासा यह पेंजिया को घेरने वाला आदिम प्रशांत महासागर था, इसका अर्थ है सभी महासागर। ठीक है, इसके बाद टेथिस सागर है ना, लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच बना एक उथला अंतरदेशीय समुद्र, वो है टेथिस सागर है ना।
हमें पता होना चाहिए जब हम वैगनर को सिद्धांत को कर रहे हैं कि ये शब्दावलियां आएगी, तो वो शब्दावलियां हमारी क्लियर होनी चाहिए, क्या मतलब है इसका, ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो विखंडन और प्रवाह के चरण, है ना, किस तरह उन्होंने चरणबद्ध तरीके से विखंडन को या प्रवाह को समझाया। डायग्राम में भी हम उसके ये जो चरण दिए हुए हैं चार, उन चारों चरणों को अभी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम पांचवा जो डायग्राम देखेंगे वो आज का विन्यास है। ये चार चरण चार अलग अलग भूगर्भिक समय के हैं, जियोलॉजिकल टाइम के हैं, है ना। इन चारों की मैप्स भी हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम आज कैसा विन्यास है उसको भी हम पांचवें चित्र के रूप में, मैप के रूप में देखेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखो कार्बोनिफेरस काल, है ना, कार्बोनिफेरस काल 250 मिलियन वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं कि वैगनर ने कहा था कि 20 करोड़ वर्ष पहले सारे स्थल भाग एक ही जगह एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए थे, पेंजिया। ठीक है, समय ध्यान रखना, पेंजिया कब? कार्बोनिफेरस। ठीक है, ये बेसिकली पेंजिया 2 था। ठीक है, फिर 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया जो है वो दो भागों में टूटा। ध्यान रख, अभी ध्यान दिया था ना, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, उसने टेथिस सागर की बात की थी। पेंजिया शुरू में जब दो भागों में टूटा तो एक भाग लारेशिया, उत्तरी भाग, और दक्षिण वाला भाग जो था गोंडवाना, इन्हीं के बीच में अंतर्देशीय सागर के रूप में टेथिस हमें देखने को मिलता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब लगभग 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व या 145 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ? पेंजिया की ब्रेकिंग होती है। 200 साल पहले पेंजिया था, 200 मिलियन वर्ष पहले या 20 करोड़ वर्ष पहले, उस समय फिर उसमें ब्रेकिंग होती है ना, ब्रेकिंग होती है। ठीक है, तो लारेशिया और गोंडवाना जो दो मेजर लैंड मास जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व भारत ने उत्तर की ओर बढ़ना या बहना शुरू कर दिया। जो भारतीय भाग है, ठीक है ना, जो हमारा जो जितना भी जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला भाग है, ठीक है, उसकी नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग देखने को मिलती है। क्लियर? फिर लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व या 65 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गया, है ना। अब आप सारे तथ्यों को ध्यान से देख लो, क्या हुआ? 25 करोड़ वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था। 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया की ब्रेकिंग होती है लारेशिया और गोंडवाना में। 14.5 करोड़ वर्ष पहले हमें नदन ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, जो भारतीय प्लेट है उसका। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हम देखते हैं कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाते हैं। देखो डायग्राम्स में वो चीज स्पष्ट होती है या नहीं होती है ना। ठीक है, ये देखिए आप, ये पेंजिया, जब पेंजिया की ब्रेकिंग होती है तो इसके बीच में इन ये जो अंतर्देशीय सागर बनता है वो है टेथिस सागर। ठीक है ना। ये 200 साल 200 मिलियन वर्षों पहले की स्थिति है ना। फिर देखो उपसमुद्रीय बल भूखंडों को घुमाते हैं। ये देखिए, ये जो एरो का डायरेक्शन है उसमें हमें पता लगता है कि किस तरह से जो लैंड मास है, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में खिंचाव महसूस करता है ना, ड्रिफ्टिंग की कोशिश करता है। और फिर ये ड्रिफ्टिंग का परिणाम क्या होता है कि आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां पर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए हैं, है ना। और इस तरह से, और ये ड्रिफ्टिंग आज भी जारी है ना। इसको और बढ़िया तरीके से 5 स्टेजेस के अंदर देखना है तो ये देखिए आप, है ना, लगभग
25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष पहले ये है पेंजिया। ठीक है, फिर 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया की ब्रेकिंग और ये लारेशिया, ये गोंडवाना, और इसके बीच में ये टेथिस सागर है ना, चारों तरफ पेंथालासा। ठीक है, ये ड्रिफ्टिंग और आगे बढ़ती है और ये देखो लगभग 14.5 करोड़ वर्ष पहले ये जो इंडियन प्लेट है ना, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन होते होते लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले देखो ये भूमध्य रेखा के पास आ जाती है, और यहां पर देखो ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया अब क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, है ना। और ये टुडेज कॉन्फ़िगरेशन, आज का विन्यास, मैं सोच रहा हूं कि बहुत अच्छी तरह से आप इन सारे फेजेस को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों की बात करें, ये सबसे सशक्त एरिया है वैगनर के सिद्धांत का। वैगनर जो है वो ज्ञान की अनेक शाखाओं से उदाहरण प्रस्तुत करता है, एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करता है, एविडेंसेस प्रस्तुत करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है ड्रिफ्टिंग के, और इस बात को स्थापित करता है पुरजोर तरीके से कि हमारे ये जो अलग अलग महाद्वीप हैं ये कभी एक रहे होंगे, कभी सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा। समझे मेरी बात को। पहला हम देखते हैं भूवैज्ञानिक प्रमाण, जिग्सॉ फिट, जियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं, है ना। और हम ये देखते हैं कि यदि हम अंध महासागर के दोनों किनारों को मिला दें तो उनके जो किनारे हैं वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, है ना। इसे कहते हैं जिग्सॉ फिट। जैसे मान लो एक भाग ऐसा है ना, ठीक है, एक भाग ऐसा है और जो दूसरा भाग यदि हम देखें, ठीक है, वो ऐसा है। तो अब यदि आप इनको आपस में मिलाओगे तो ये आपस में फिट हो जाएगा, ये होता है जिग्सॉ फिट। ठीक है, आपस में फिट हो जाएगा। और स्टडीज बताती है कि ये जिग्सॉ फिट हमें केवल और केवल जो सतह है पृथ्वी की वहीं पर देखने को नहीं मिलता, ये नीचे यदि हम अध्ययन करके नीचे का अध्ययन करें, है ना, महासागरीय भागों में हम नीचे का अध्ययन करें तो भी हमें ये जिग्सॉ फिट के एविडेंसेस वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो जियोलॉजिकल एविडेंस है, इसके तहत दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ जिग्सॉ फिट दर्शाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट एक जिग्सॉ पहेली के टुकड़ों की तरह फिट बैठते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करके 1000 मीटर और 2000 मीटर की गहराई पर भी यदि हम देखें तो हमें ये जिग्सॉ फिट सही देखने को मिलता है, सही प्रतीत होता है। ठीक है, घाना, है ना, ब्राजील, घाना में जगह है अकरा, ब्राजील में साओ लुइस के बीच चट्टानों की संरचना समान है। कैसे हो सकती है? घाना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लोकेशन है, ब्राजील साओ लुइस वो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की लोकेशन है ना। ये दोनों अलग अलग महाद्वीपों के तट हैं। हालांकि जिग्सॉ फिट कर दो तो ये आपस में फिट हो जाते हैं, ये एक ही जगह फिट होते हैं। यहां पर चट्टानों की संरचना संबंधी समानता, है ना, रॉक स्ट्रक्चर्स का एक जैसा होना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये कभी जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, तो जिग्सॉ फिट के साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल एविडेंस है ना, जो भूगर्भिक प्रमाण है, वो है चट्टानों की संरचना की समानता। और इसे क्या कहते हैं? इसे मैचिंग जियोलॉजी कहते हैं। शब्दावली याद रखना, इसे क्या कहते हैं? मैचिंग जियोलॉजी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अब उत्तर में चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत, है ना, कहां है पता है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएस है, नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत कहां है? यूएस
का जो पूर्वी तट है उसके सहारे सहारे उनका विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है। एप्लेशियन पर्वत भूवैज्ञानिक रूप से स्कॉटलैंड के कैलिडोनियन पर्वतों से संबंधित हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि एप्लेशियन कैलिडोनियन माउंटेन से कैलिडोनियन ओरोजेनी का एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। और कैलिडोनियन ओरोजेनी का पीरियड अभी हमने देखा था ना, कौन सा था? पैलियोजोइक एरा में सिलूरियन और डेवोनियन का जो काल है, उस समय हमें भूसतह के ऊपर एक महान पर्वत निर्माण काल देखने को मिलता है और वो कहलाता है कैलिडोनियन ओरोजेनी या कैलिडोनियन पर्वत निर्माण काल। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिकी जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तटों और यूरोप के पश्चिमी तटों के जो पर्वतीय भाग हैं उनमें हमें समानता देखने को मिलती है ना। स्कॉटलैंड जो है वो पश्चिमी यूरोपीय भाग का हिस्सा है, पश्चिमी यूरोपीय भाग का, है ना। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप के पश्चिमी भाग के जो पर्वत हैं उनमें समानता मिलती है, और यदि इनको आपस में जोड़ा जाए तो जिग्सा फिट भी देखने को मिलता है। तो हमें चट्टानी संरचनाओं में समानता देखने को मिल रही है, हमें जिग्सा फिट देखने को मिल रहा है, हमें इन किनारों के साथ पाए जाने वाले पर्वतों में समानताएं देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये आपस में कभी जुड़े रहे होंगे। ठीक है। यूरोप अफ्रीका का जो तट है वो कभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटों के साथ जुड़ा हुआ रहा होगा। ये जियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखो, ये देखो आप, है ना, ये एप्लेशियन माउंटेन्स है। यहाँ पे एग्जैक्टली तट के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर स्कॉटलैंड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, वहाँ पर हमें कैलिडोनियन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये कैप फोल्ड बेल्ट हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली मैचिंग जियोलॉजी है। क्या है ये? मैचिंग जियोलॉजी, जहां हमें इन दोनों तटों के साथ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, है ना, उनमें समानताएं देखने को मिल रही है। जो भूवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं, ठीक है, उनमें हमें समानताएं देखने को मिलती है। तो पुराने रॉक असेंबलेज और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मिलान हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार आपने यहां पे पुराने रॉक जो असेंबलेज को देखा, और यहां पर आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मिलान देखिए। ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, यहां आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मिलान देख सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत सशक्त भूवैज्ञानिक प्रमाण है कि कभी ये जो लैंड मासेस हैं, है ना, जो अलग अलग महाद्वीप है, ये कभी सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए रहे होंगे। दूसरा, जैविक या जीवाश्म प्रमाण, हम इनको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी बोल सकते हैं। पैलियोंटोलॉजी जो होती है वो है जीवाश्म विज्ञान। क्या है? जीवाश्म विज्ञान। ठीक है। जीवाश्म क्या होते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो भी जीवों के अवशेष संरक्षित रह जाते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में, है ना, वो जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के अवशेष, जीवाश्म। ठीक है। अब यदि मान लो कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, इनके क्षेत्रों में एक जैसे जीवाश्म मिलते हैं, इसका मतलब जीवन एक जैसा था। इसका मतलब ये कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। क्लियर? बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, अब इन जीवाश्मों में हम यहां पर देखो एक एक करके देखते हैं। मेसोसॉरस, है ना, एक ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस बेसिकली प्लांट फॉसिल है ना। फिर लिस्टोसॉरस, एक बार ये नाम याद रखिए। अब देखिए, आ जाइए, ये देखो, पहले मैं ये दिखाता हूं आपको। ये देखो, हमने नाम लिया था ना मिसोसॉरस। ये देखो, मिसोसॉरस यहां पर भी मिल रहे हैं, मिसोसॉरस यहां पर भी मिल रहे हैं।
इसका मतलब ये भाग कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे, क्योंकि यहां पर इनके जीवाश्म समकालीन जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है ना। फिर देखो आप, हमने लिस्ट्रोसॉरस देखा था ना, अब लिस्ट्रोसॉरस यहां पर भी है। ठीक है, लिस्ट्रोसॉरस यहां पर भी है ना। और हम देखते हैं कि ग्लोसोप्टेरिस, है ना, प्लांट फोसिल। ये देखो ग्लोसोप्टेरिस यहां पर, ये ग्लोसोप्टेरिस, ये ग्लोसोप्टेरिस, ये ग्लोसोप्टेरिस। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? इसका मतलब कभी न कभी ये कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए रहे होंगे, है ना। ये देखिए आप, है ना, कैनेमेरिड का जीवाश्म यहां पर भी मिलता है, कैनेमेरिड का जीवाश्म हमें यहां पर भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है। ठीक है, निश्चित रूप से कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, फिर देखो लेबिरिंथोडोंट का हमें जीवाश्म यहां पर भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है। इसका मतलब ये सारे भाग कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे, है ना। कितने सुंदर तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें यदि ये जीवाश्म, है ना, जैसे जो कैनमेरिड है, कैनमेरिड यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसका मतलब ये भाग कभी आपस में एक ही रहे होंगे, तभी हमें इनके जीवाश्म इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त डायग्राम ये भी है। अब इसमें ये पट्टियां देखो, ये जो पट्टी है, ये वाली पट्टी जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, ये पट्टी जो है ना, समझना ये क्या दर्शाती है। इस पट्टी के अंदर हमें साइनोग्नाथस के जीवाश्म इस पूरी पट्टी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लगभग 3 मीटर लंबे ट्रियासिक काल के सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे। ठीक है ना, यहां पर भी मिल रहे हैं, यहां पर भी मिल रहे हैं। क्रिटेशियस काल तक ये सुपर कॉन्टिनेंट था। जुरासिक पीरियड जो है ना, ठीक है, सॉरी ट्रियासिक पीरियड, ये ट्रियासिक पीरियड जो है वो उस काल से पुराना है। इसका मतलब ये वो समय है जब सुपर कॉन्टिनेंट की स्थिति थी। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र में ये जीवाश्म, ये जीव जो थे, है ना, ये इन जीवों का क्षेत्र था। बाद में ये लैंड मास अलग अलग हो गए, तो इसके जीवाश्म यहां भी मिलते, यहां भी मिलते, यहां भी मिलते, यहां भी मिलते। चलिए अगला पकड़ते हैं। ये देखो, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, है ना, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पकड़ो। देखो ये वाला जो क्षेत्र, ठीक है, ये ट्रियासिक भूमि के सिरोसर्प हैं लिस्ट्रोसारस। उनके जीवाश्म भारतीय भाग में भी मिलते हैं, अफ्रीका भाग में भी मिलते हैं, अंटार्कटिका भाग में भी मिलते हैं। इसका मतलब ये भाग कभी जुड़े हुए रहे होंगे। ये वाला पकड़िए, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये क्या है? ये जो ग्रीन वाला भाग है, ठीक है, इसको पकड़िए। देखो ये सभी दक्षिण महाद्वीपों में पाए जाने वाले फेम ग्लोसोप्टेरिस के जीवाश्म बताते हैं कि ये कभी जुड़े हुए रहे होंगे। ये ग्लोसोप्टेरिस का एरिया है पूरा, है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी, अंटार्कटिका में भी, अफ्रीका में भी, दक्षिण अमेरिका में भी, हमें सब जगह ग्लोसोप्टेरिस के जीवाश्म मिल रहे हैं। ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया मिसोसॉरस अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भी मिल रहे हैं और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये ताजे पानी के सरीसृप थे, है ना, इनके जीवाश्म यहां भी मिल रहे हैं और यहां भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये भाग कभी आपस में एक रहे होंगे। मैं समझता हूं कि अब आप जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिसोसॉरस, अब ये रिपीटेशन है खाली, ये सारी बातें हम लोग डायग्राम पे कर चुके हैं। मिसोसॉरस ये एक छोटा मीठे पानी का सरीसृप है, अभी अभी देखा ना हमने इसको, है ना। जीवाश्म इसके दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, है ना, इसके जो जीवाश्म हैं वो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का भाग है,
ब्राजील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का भाग है। अभी अभी हमने डायग्राम में देखा था ना ये एरिया, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर को तैर कर पार नहीं कर सकते, इसका मतलब ये बाद में नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों कभी एक रहे होंगे। ग्लॉसोप्टेरिस पौधे के जीवाश्म है, हमने देखा भारत में भी मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी मिलते हैं, है ना, और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, अंटार्कटिका में भी मिलते हैं, और दक्षिण अमेरिका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड के एकीकरण को सिद्ध करते हैं, जो गोंडवाना लैंड के एकीकरण को सिद्ध करते हैं कि ये पूरा भाग कभी जुड़ा हुआ रहा होगा, ठीक है। लिस्टोसारस ये अन्य प्राचीन सरीसृप हैं जो महाद्वीपों के जुड़ाव का संकेत देते हैं, ये अभी अभी हमने डायग्राम में देखा। इसका मतलब पैलियोंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस दिए वो भी बड़े सशक्त थे, ठीक है। फिर आगे चलिए देखो, अब हम बात करते हैं जलवायुवीय प्रमाण, क्लाइमेटोलॉजी के एविडेंसेस, है ना, उनकी बात करते हैं। हमने जियोलॉजिकल एविडेंसेस देख लिए, है ना, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित प्रमाण देख लिए, ठीक है। 3 तरह के हमने वहां पर एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने पैलियोंटोलॉजी के प्रमाण देखे, है ना, जीवाश्म विज्ञान से हमने प्रमाण देखे। और अब हम क्लाइमेटोलॉजी से प्रमाण देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ब्रिटेन और अंटार्कटिका में कोयला पाया जाता है। क्यों? इस बात को हम जानते हैं ना कि ब्रिटेन और अंटार्कटिका में कोयला पाया जाता है, ठीक है। ब्रिटेन कैसा है आज की तारीख में? मिड लैटिट्यूडनल बेल्ट में थोड़ा सा ऊपर की ओर है, ठंडा प्रदेश है। अंटार्कटिका कैसा है? ठंडा प्रदेश है। यहां क्या मिलता है? कोयला। केवल गर्म और आर्द्र जलवायु में बनता है। इसका मतलब कभी ये क्षेत्र गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्र रहे होंगे। इसका मतलब आज ये जहां पर अवस्थित है, ये पहले वहां नहीं थे, ये संचलन या ड्रिफ्ट के बाद आज वाली अवस्थिति में पहुंचे हैं। कभी ये क्षेत्र जरूर गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में रहे होंगे। बताओ, प्रवाह को संबल मिलता है नहीं मिलता इस एग्जाम्पल से, ठीक है। स्वालबार्ड आर्कटिक महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पौधों के जीवाश्म मिले हैं। कहां कहां? आर्कटिक द्वीप में। आर्कटिक द्वीप में क्या नाम है? स्वालबार्ड। ये द्वीप का नाम है जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश में है, और वहां पर उष्णकटिबंधीय पौधों के जीवाश्म। इसका मतलब वो द्वीपीय भाग कभी उष्णकटिबंधीय भाग में रहा होगा, इसकी ड्रिफ्टिंग हो गई, संचलन हो गया है। क्लियर? फिर कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। हम प्लिस्टोसिन हिमानीकरण के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत नवीन है, वो सबसे नई आइस एज है ना। पृथ्वी जो है उसने भूगर्भिक इतिहास में कई हिमानी काल देखे हैं। एक हिमानी काल कार्बोनिफेरस काल में भी था। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया था वैगनर के अनुसार, ठीक है। तो इस कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के निशान या प्रमाण जो है, और हिमनदों द्वारा चट्टानों पर बनाई गई जो खांचे हैं जिनको ग्रूव्स कहते हैं, भारत में भी मिल रहे हैं, अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, दक्षिण अमेरिका में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सब कभी एक रहे होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि उस समय उस हिमानीकरण के टाइम ये सुपर कॉन्टिनेंट था, और वहां पर जो हिमानीकरण के काल में जो हिमनदों की सक्रियता थी, उसके कारण हमें कई तरह की ग्रूव्स चट्टानों में दिखाई देती हैं, ठीक है। और इन ग्रूव्स के अलावा भी कई सारे प्रमाण हैं जो हमें भारत वाले भागों में देखने को मिल रहे हैं, अफ्रीका वाले भागों में देखने को मिल रहे हैं, और दक्षिण अमेरिका के भागों में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कभी ये जुड़े हुए रहे होंगे।
ठीक है, इस कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के काल के समय तो ये निश्चित रूप से जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल में, पर्मियन जो है कार्बोनिफेरस काल के ठीक बाद में सेनोजोइक कल्प शुरू होता है। ठीक है, और उस सेनोजोइक कल्प में हमें दो पीरियड देखने को मिलते हैं, एक टर्शरी तृतीयक और एक क्वाटरनरी चतुर्थक। जो टर्शरी पीरियड है उसकी जो शुरुआत होती है वो है पर्मियन। ठीक है, क्यों, सही बात है क्या, बताइए। उस टर्शरी पीरियड के जो 5 आप उपभाग देखोगे, ठीक है, उसमें नीचे सबसे पैलियोसीन है ना, पैलियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ऐसे करके सबसे ऊपर आता है पर्मियन। पर्मियन के ठीक बाद में शुरू हो जाता है क्या, चतुर्थक युग, प्लीस्टोसीन और होलोसीन का काल, जो सबसे रीसेंट है। ठीक है, तो आप समझ गए ना ये कब की बात हो रही है। पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल में दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आर्कटिक सर्कल अर्थात बर्फीले क्षेत्र के भीतर थे। ठीक है, कौन कौन, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका कहां थे, आर्कटिक सर्कल के भीतर थे। ठीक है, बाद में ये 40 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर खिसक गए। ये प्रमाणित करता है कि खिसकाव हुआ है, ड्रिफ्टिंग हुई है। कितने सारे एविडेंस हम लोग ले चुके हैं, इस डायग्राम में देखो आप, ये जो एरो दिखाए गए हैं, है ना, ये ड्रिफ्टिंग को बता रहे हैं। देखो, अंटार्कटिका से इधर ऑस्ट्रेलिया अलग होते हुए, इधर इस भाग से ये भारतीय प्लेट अलग होते हुए, ये अफ्रीका वाला भाग दूर जाते हुए, ये दक्षिण अमेरिका का भाग दूर जाते हुए। ठीक है, और इन सब भागों में ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये निशान क्या बताते हैं, ये निशान बताते हैं कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के समय जो खांचें बनी थी, ठीक है, ये उनके प्रमाण हैं। इन सब जगह पर मिल रहे हैं, इसका मतलब कि कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के समय ये पूरे भाग आपस में जुड़े हुए थे। बाद में ये ब्रेकिंग हुई है। ठीक है, चलिए चौथा भूगर्भीय प्रमाण, है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जियोडेटिक एविडेंस है, ध्यान रखना बेटा, है ना। आधुनिक माप बताते हैं कि ग्रीनलैंड 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है ना। ये जियोडेटिक एविडेंस है जो आज की तारीख में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ग्रीनलैंड का 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसकना, यह तो बताता है कि यह ड्रिफ्टिंग बहुत धीमी है, लेकिन इस बात को स्थापित करता है कि ड्रिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, चट्टानों का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चट्टानों के गुणों में चुंबकीय गुण होते हैं जिससे पुराने समय में ध्रुवों की स्थिति का पता चलता है। पुराने समय में जो ध्रुव है वो कहां अवस्थित थी उसका पता चलता है। ठीक है, और जब इनका अध्ययन किया गया तो हमें विस्थापन के वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि आज जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, ये पहले यहां नहीं थे। ठीक है, फिर सागर नीतल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांतों को मजबूती तब मिली जब समुद्र तल के मानचित्रण में प्रगति हुई, है ना। सागर नितल के प्रसार की संकल्पना को बल मिला, हमें पता लगा कि सागर तली जो है वो नवीन चट्टानों से बनी है। तृतीय काल से पुरानी चट्टानें हमें सागर तली में देखने को नहीं मिलती। ठीक है,
लगातार वहां पर नई क्रस्ट का जन्म होता है मध्य महासागरीय कटक के सहारे। उसके कारण जो अपसरण बल के कारण जो धक्के का बल लगता है, उससे जो किनारे पर जो पुरानी चट्टानें हैं वो क्या करती हैं, वो विनाशात्मक किनारे जो होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव जो मार्जिन है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के नीचे क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है, सबडक्शन हो जाता है उनका और वो नष्ट हो जाती है। इसलिए समुद्री भाग में जो चट्टानें हैं वो टर्शरी काल से भी नवीन है, जबकि महाद्वीपीय भागों में हमें प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों के अनेकों क्षेत्र देखने को मिलते हैं, समुद्री भागों में नहीं मिलते। यहां ये प्रमाणित होता है कि ड्रिफ्टिंग हो रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो कितने सुदृढ़ प्रमाण हैं। देखो, थार्प हीजन मानचित्र, द थार्प हीजन मैप 1977, 1977 में समुद्र तल का थार्प हीजन मानचित्र प्रकाशित होने से पहले वैज्ञानिकों को समुद्र तल की भूविज्ञानिक विशेषताओं की बहुत कम समझ थी, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जरूर ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इस मानचित्र के डेटा और अवलोकन प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की स्वीकृति में महत्वपूर्ण कारक बनते हैं और वो वैगनर के सिद्धांत की ड्रिफ्टिंग की संकल्पना को भी स्थापित करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बात की वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की, ठीक है। हम हैरी हेस के सिद्धांत को क्यों ना अगले लेक्चर में करें, है ना। हैरी हेस के सिद्धांत को और ईविंग के सिद्धांत को और प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत को, है ना। और 2-3 स्लाइड जो है उसमें हम बात करेंगे जो समस्थिति के सिद्धांतों की, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कर लिया, है ना। हमने जो महाद्वीप और महासागरीय भाग हैं उनके वितरण और उससे संबंधित तथ्यों को बहुत बारीकी से देखा। हमने जो संपीड़न सिद्धांत है उसमें जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है लोथियन ग्रीन का, उसको हमने डिटेल में किया। हमने ड्रिफ्ट थ्योरीज जो है उसकी शुरुआत कर ली, हमने टेलर के सिद्धांत को समझ लिया और वैगनर के सिद्धांत को समझ लिया, ठीक है। अब इस लेक्चर में जो पार्ट 2 है उसमें हम बात करेंगे हैरी हेस की, हम बात करेंगे मॉरिस ईविंग की, हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी की और लास्टली थोड़ी सी बात करेंगे हम समस्थिति के सिद्धांतों की, ठीक है। ताकि हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो कंट्रीब्यूशन आया है स्कॉलर्स का, उस पर हमारी पकड़ मजबूत कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।